नमस्कार। मैं नीरज थिंकर। सबसे पहले मैं शून्यकाल के तमाम दर्शकों को क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी की 194वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अप्रैल महीने को पूरा विश्व अम्बेडकर जयंती माह के रूप में मना रहा है। इसी सिलसिले में हमने ये आयोजन और ये चर्चा का आयोजन रखा है। आज का जो विषय है वो है अम्बेडकर और असमानता पर जो समकालीन बहस छिड़ी हुई है उसके ऊपर। और इस खास चर्चा में जो हमारे मेहमान है जो अपनी बात रखेंगे इस विषय पर, वो है अरविंद कुमार जी, जो कि एक प्रखर अम्बेडकरवादी है और हमेशा से वंचितों के मुद्दों पर मुखर रहते हैं। तमाम विषयों पर ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं वेब पोर्टल के माध्यम से, अन्य तमाम मंचों के माध्यम से ये अपनी बात रखते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद से की। उसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली से बीए, एमए और एमफिल की पढ़ाई संपूर्ण की। इसके बाद इन्होंने अभी जो वर्तमान में ये है, ये लंदन में स्थित रॉयल हालवे यूनिवर्सिटी जो कि लंदन विश्वविद्यालय में है, वहां से ये भारत में जाति असमानता एवं मतदान व्यवहार पर ये अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो हम इनसे आज के विषय पर चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे जो है भारत में असमानता का मुद्दा जो है वो इतना ये उसके ऊपर जो है इतनी बहस छिड़ी हुई है। क्या कारण है इसके असमानता के? क्या आर्थिक कारण है या फिर सामाजिक या फिर और भी तमाम कारण इसके हो सकते हैं? तो अरविंद जी हमें इस चर्चा में पूरी विस्तार से इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। तो स्वागत है अरविंद जी आपका इस शून्यकाल के मंच पर। धन्यवाद नीरज, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैं मीन्स अगर असमानता की बहस को देखें तो हम लोग अगर मीन्स पहले ज्योतिबा फुले और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट अगर उनके पर्सपेक्टिव से असमानता को देखें, लार्जली जो है मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर का और ज्योतिराव फुले का जो असमानता को देखने का पर्सपेक्टिव था वो टॉप टू बॉटम था। मीन्स ऊपर को देखना कि ऊपर का व्यक्ति कैसे जो है रिसोर्सेस को हथिया रहा है, कैसे लोगों को डिस्पोजेस कर रहा है, जिसको ज्योतिराव फुले ने सेठ जी और भट्ट जी की जोड़ी कहा और बाबा साहब ने उसको और अच्छे से ब्राह्मणिज्म के तौर पर थियराइज किया। जो इंडियन सबल्टन ट्रेडिशन है ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और इनका, ये असमानता को टॉप टू बॉटम देखते थे। मीन्स टॉप का व्यक्ति नीचे असमानता क्रिएट कर रहा है जो सोसाइटी के टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर असमानता को बेसिकली ग्रेडेड इनइक्वालिटी के तौर पर देखते थे कि इनइक्वालिटी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी का एक आइडिया ये था कि जो है असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, उन्होंने वर्ड यूज किया था। असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस का मतलब है कि जैसे जैसे सोसाइटी में ऊपर का व्यक्ति आता चला जाएगा, मीन्स हायरार्किकल सोसाइटी में जैसे जैसे कि इंडिया है, उसके लिए सम्मान बढ़ता चला जाएगा या जो है, और जैसे जैसे नीचे का व्यक्ति दिखाई देगा आपको, उसके लिए सम्मान कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अपर कास्ट का या सवर्ण व्यक्ति अगर किसी गरीबी में फंस जाए तो उसको लोग देखेंगे तो कहेंगे, उस पर बहुत दया दिखाएंगे कि अरे ये तो जो है देखो कितने गरीब हैं, उसके लिए बहुत दया का भावना रखेंगे। या कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसको लेकर बहुत दया की भावना रखते हैं। ये हो गया कि असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस हो गया। दूसरी चीज ये है कि जब वही चीज कि कोई जो है गैर सवर्ण व्यक्ति, दलित या अति पिछड़ा, वो गरीब हो जाए, उसके साथ कोई घटना हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो वो सिंपैथी लोग नहीं दिखाते हैं। उसके साथ कोई वायलेंस हो जाए, मीन्स कितना भी प्रिकेरियस सिचुएशन में हो, गरीबी की सिचुएशन में हो, लोग उसको लेकर सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, उस तरीके की सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। एक तरीके का मीन्स कंटेम्प्ट होता है
इनके लिए जो है नीचे के समाज के नीचे के तबके के लोगों के लिए। सो जो इनइक्वलिटी का आइडिया है वो इस तरीके का है। एक आइडिया, एक तो मीन्स अंबेडकर इनइक्वलिटी को इस तरीके से देखे थे, तो वो उन्होंने इसकी जो जड़ है वो टॉप पे देखा था कि टॉप की सोसाइटी में बैठे हुए लोग जो है वो नीचे के लोगों के लिए अलग अलग तरीके का जो है मीन्स कोड्स एंड कंडक्ट, ये ढेर सारी चीजें उन पर इंपोज करते हैं जिससे उनके लाइफ चांसेस वीक हो जाते हैं। दूसरा जो है अंबेडकर का जो आइडिया इनइक्वलिटी पर रहा है वो ये रहा है कि क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी से, अंबेडकर ने अरस्तु को बहुत अच्छे से पढ़ा था। सो क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी में एक आइडिया था कि ग्रीक फिलॉसफी में आइडिया था वर्चू का कॉन्सेप्ट था। सो वर्चू के कॉन्सेप्ट में एक समझ ये थी कि कुछ लोग जो है वो कमांड करने की वैल्यूज के साथ आते हैं, मीन्स आदेश देने के गुण के साथ पैदा होते हैं, और कुछ लोग जो है आदेश का पालन करने के गुण के साथ पैदा होते हैं। अरस्तु ने उसको बहुत अच्छे से बताया था कि जो लोग जो है महिलाएं हैं, स्लेव हैं, ये जो है कमांड करने के गुण के साथ, कमांड को फॉलो करने के गुण के साथ पैदा होते हैं, और बाकी लोग जो है जो मास्टर होता है वो कमांडिंग वैल्यू के साथ पैदा होता है। अरस्तु ने ये भी कहा था कि जिन लोगों के अंदर कमांडिंग क्वालिटीज है उन्हीं को जो है अलग अलग कमांडिंग पोजीशन लेनी चाहिए। सो टीचिंग की क्वालिटी, सेना में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसको हम मॉडर्न फॉर्म में कह सकते हैं, इन सारी जगहों पर जो है उन्हें होना चाहिए, उनको करना चाहिए और बाकी लोगों को सर्व करना चाहिए। उस आइडिया को, चूंकि जो एंशियंट ग्रीक था, सोसाइटी जो है बहुत आगे पीछे मिक्स होती थी, मींस पूरा वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया हमेशा जो है इसके कांटेक्ट में रहा है, तो वो आइडिया बहुत वाइडली जो है ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो इस वजह से आप देखेंगे कि जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब मीन्स रिप्रेजेंटेशन की बात पहली बार हुई लोअर कास्ट के लिए, तो तिलक ने कहा था कि तेली तमोली पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाके क्या करेंगे, महाराष्ट्र की विधानसभा में, मद्रास बॉम्बे की विधानसभा में। अंबेडकर ने इस पूरे कॉन्सेप्शन को जो है मीन्स रिवर्ट किया था, और उन्होंने मीन्स बाद में ये आइडिया मीन्स बहुत चैलेंज हुआ और ये माना गया कि व्यक्ति के अंदर कमांड करने की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। सब कुछ जो है आदमी इसी दुनिया में हासिल करता है, कुछ भी जो है वो लेके नहीं आता, और वो डेवलप्ड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती है। एग्जाम्पल स्कूल्स जो है, स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, या फिर जो है क्लास मॉनिटर बनाना, ये ढेर सारे जो वो हैं, ये सारे मीन्स एक्सरसाइज हैं जिसके माध्यम से बच्चों में कमांडिंग क्वालिटी डेवलप की जाती है। तो ये लार्जली आप जो है सोसाइटी में इसी दुनिया में सीखते हैं। जब कमांडिंग क्वालिटी डेवलप हो सकती है किसी भी व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति कोई भी पोजीशन संभाल सकता है। अंबेडकर ने इसको जो उन्होंने मीन्स साउथब्रो कमेटी के सामने उन्होंने एविडेंस दिया था 1919 में या 1916 में, 1919 या 16 में जो भी है। सो साउथब्रो कमेटी के सामने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें जो है उन्होंने इस आइडिया का सीधे सीधे नहीं डिस्कस किया, बट लेकिन डिफरेंट फॉर्म में डिस्कस किया। और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की जब बात की, तो रिप्रेजेंटेशन की बात में ये बात इसी को उन्होंने सामने रखा, कहा कि जो है लोगों को दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि व्यक्ति का खुद का अपना रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन। सो पार्लियामेंट में अगर कोई व्यक्ति सेलेक्ट होके जा रहा है, तो एक चीज तो ये है कि वो सेलेक्ट होके जा रहा है तो कुछ बातों को जहां से सेलेक्ट होके जा रहा है वहां के मुद्दों को वो ले जाके रखेगा संसद में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अंबेडकर ने कहा ये तो ठीक है, दैट इज एनफ थिंग, दैट इज गुड थिंग, बट जो चुन के जाए उसको
उसका सेल्फ का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप में ये दिखाई देता कि हाँ, ये कम्युनिटी भी कमांड कर सकती है, कमांडिंग ऑर्डर फॉलो कर सकती है। सो ये मोटा मोटा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का आइडिया था। मीन्स एक ये चीज था। और दूसरी एक तीसरी चीज जो उन्होंने मीन्स डिस्कस किया था, इनइक्वलिटी को इंडिया में, प्रीवेलेंट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को रिमूव करने के लिए उनका आइडिया था कि एक आइडिया था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये था कि जमीनें जो है जो जो उन दिनों लैंड रिफॉर्म हो रहा था, तो ये हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म से जमीन आएगी निकल के, उस जमीन पर सरकार खेती कराएगी और सब लोग जो है लैंडलेस लोग उसमें काम करेंगे, जो पैदा होगा वो उसको बांट लिया जाएगा। ये आइडिया उनका जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग से निकल के आया हुआ था। एक जो चौथा आइडिया था वो था मींस सेपरेट सेटलमेंट का आइडिया। सो सेपरेट सेटलमेंट का आइडिया ये था कि मींस जो अनटचेबल्स हैं वो उनकी नॉर्मली जो है उनका घर या उनकी बस्तियां इस तरीके से बसाई गई हैं कि वो हमेशा जो है अपर कास्ट के डोमिनेशन में रहते हैं, कि उनके बगल उनका खेत होगा, खेत में जानवर नहीं जा सकता और तमाम चीजें मीन्स निकलने का रास्ता नहीं है। ये ढेर सारे जो है प्रॉब्लम आप नॉर्थ इंडियन विलेजेस में बहुत देखेंगे। सो उससे जो है डेली टू डेली लाइफ में मीन्स डेली टू डेली लाइफ में डोमिनेशन होता है अपर कास्ट का, और वो डोमिनेशन मल्टीपल फॉर्म में जो है रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि बच्चा पैदा हुआ, शुरू में ही उसके घर पे मारपीट कर दिया, तो उससे बच्चे का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, वो लाइफ टाइम जो है डर के ही रहेगा। तो ये सारी चीजें थी। वो इसी वजह से अम्बेडकर मीन्स गांव को डेंट ऑफ कास्टिज्म कहते थे। सो डेंट ऑफ कास्टिज्म एंड नैरो माइंडनेस। सो उन्होंने इससे निकलने का जो आइडिया सुझाया था वो था सेपरेट सेटलमेंट का। सेपरेट सेटलमेंट का आइडिया जो है कुछ इस तरह का था कि नए सिरे से इनको बसाया जाना चाहिए, जो है जो अनटचेबल है वो मॉडर्न तरीके से। इस पर इनफैक्ट आजादी के बाद कि नए सिरे से जो है लोगों को बसाए जाने की कोशिश की गई हो। ये तो ओवरऑल जो है मीन्स अंबेडकर और फुले का मेथड जो है इनइक्वलिटी का रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कंटेम्पररी टाइम की, कि कंटेम्पररी टाइम में इनइक्वलिटी पर डिबेट किस तरीके का चल रहा है। सो कंटेम्पररी टाइम में एक तो लार्जली जो मोटा मोटा डिबेट है, कि एक डिबेट जो अभी शुरू हुआ है वो मोर और लेस मीन्स मेथोडोलॉजिकली वो फुले और अंबेडकर के जैसा ही जो है अभी के पीरियड में डिबेट है। वो है कि देश का जो है, किसी देश का या दुनिया का टॉप 10% या टॉप 1%, इवन टॉप 0.1%, ये लोग कैसे जो है अमीर हो रहा है, कितना अमीर हो रहा है। जैसे अभी पूरी इंडिया में इस बात पर बहस चल रही है कि जो है मीन्स बॉट मीन्स लोगों की इनकम कम हुई, लेकिन तो करोड़पति लोग कुछ कुछ जो है अरबपति बढ़ गए देश में। सो अगर आप देखेंगे तो लार्जली जो है मेथोडोलॉजिकली ये फुले और अंबेडकर के ही मेथड से आता है कि आपको टॉप को देखना है कि टॉप पर क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन कैसे बढ़ रही है। अब टॉप की इनकम को देखने के लिए मींस एकेडमिक्स में इस पर बहुत ढेर सारे डिबेट हैं। एक डिबेट है कि कैसे मेजर किया जाना चाहिए। सो मेजरमेंट का डिबेट जो है नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि मींस रेशियो से मेजर किया जाता है, मीन से मेजर किया जाता है, मीडियन से मेजर किया जाता है। सो मीन्स इनइक्वलिटी के ये सब मेजरमेंट के तरीके हैं, लॉरेंज कर्व है, बहुत ढेर सारे चीजें हैं। ये मीन्स एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी मेजर करने का तरीका है। अब एक जो दूसरी चीज है कि एक ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर लोगों की इनकम जो है, कुछ लोगों की इनकम बढ़ रही है सोसाइटी पर, तो वो क्यों बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो इनकम जो लोगों की बढ़ने का जो मेजर रीजन निकल के आ रहा, वो एक रीजन ये आ रहा है कि एक्चुअली में मीन्स
ट्रांसफर ऑफ मीन्स इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट हो रही है। सो पहले इकोनॉमी जैसे इकोनॉमी प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी होती, एग्रेरियन इकोनॉमी के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर के बाद जो है अब नॉलेज सेक्टर की तरफ इकोनॉमी बढ़ रही है। सो अभी के सिचुएशन में जो दुनिया में एक बहुत बड़ा इलीट तबका खड़ा हो रहा है, जो बहुत जो है पावरफुल हो गया है, वो एक तबका जो है वो यहां से खड़ा हो रहा है कि वो नया जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और मीन्स नॉलेज सेंटर जो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, उसमें नए नए फील्ड इमर्ज हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर मीन्स पूरा सोशल मीडिया, ये जो है कुछ टेक्नोक्रेट्स ने इवॉल्व किया है, और वो टेक्नोक्रेट इसके बदले में मीन्स इतने अमीर हो जा रहे हैं कि जो है उसका मीन्स उसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। दूसरा है मेडिसिन फील्ड में इनोवेशन, फिर जो है आपका फाइनेंस सेक्टर्स जो है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा माइनिंग, और ये ढेर सारी जो नए फील्ड हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड एरिया में नई फील्ड आ रही हैं, उससे एक दुनिया का एक बड़ा सेक्शन है कि जो कि दुनिया में बहुत अमीर हो रहा है, और वो भारत में भी हो रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें एक सवाल ये उठ सकता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो इसमें कहाँ हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको समझने की जरूरत है कि जो मीन्स दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, वो जो इकोनॉमी का ट्रांजिशन हो रहा है, जिसमें जो है नया सेक्टर इमर्ज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा माइनिंग, टेक्नोलॉजी मीन्स ऐप फॉर्मेशन, इसमें वो पिछड़ रहा है, बहुत तेजी से पिछड़ रहा है। तो इसको अगर मीन्स लोग उसको कैप्चर करें तो बहुत बेहतरीन हो सकता है। दूसरा एक जो बड़ा सेक्शन आ रहा है मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के डिबेट में, वो है कि लोग जो है कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, वो है गवर्नमेंट की मनी जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर की जा रही है। तो फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है, या नया एवेन्यूज जो हैं, स्पेक्ट्रम्स हैं, ये जो चीजें हैं वो किसको अलॉट की जा रही हैं, जिसे अलॉट की जा रही है वो कौन सा सेक्शन है सोसाइटी का। अगर जो है गवर्नमेंट जहाज बेचने वाली है एयर इंडिया, तो वो किसको दे रही है, कौन लेने जा रहा है, पोर्ट कौन खरीद रहा है, एयरपोर्ट्स कौन खरीद रहा है। तो ये बेसिकली जो पब्लिक मनी, पब्लिक रिसोर्सेज हैं, वो पब्लिक रिसोर्सेज को कुछ लोगों को ट्रांसफर हो रहा है, जिसको ट्रांसफर हो रहा है, जिस क्लास को, उसकी इनकम, और वो उसकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है। तीसरा जो बड़ा रीजन है अभी के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ने का, वो एक है कि आपका सोसाइटी में जो है यस मैंने ये बता दिया। हाँ, तीसरा जो रीजन है वो है कि मैसिव अर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस ने अर्बन एरियाज की जमीनों की प्राइस बहुत बढ़ा दिया है। सो फॉर दिल्ली और बेंगलोर, मुंबई, लंदन, पेरिस, इन सारी जगहों पर जिसकी 3-4 पीढ़ी पहले जिसकी थोड़ा बहुत भी जमीन थी, वो ऑल ऑफ सडन जो है बहुत रिच कैटेगरी में आते चले जा रहे हैं, ग्रेजुअली तेजी से वो प्राइस बढ़ रही है उनके प्रॉपर्टी की। सो इस तरीके से जो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है उसको रेंट सीकिंग इकोनॉमी कहा जाता है, कि एक ऐसा क्लास हो गया है सोसाइटी में जो कि रेंट पे ही आराम से खाए, मीन्स उसके पास अर्बन एरियाज में जो है इतना घर और बन गया है कि वो रेंट पे बहुत आराम से खा सकता है। इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंडिया में जब मैं देखता हूं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो जो पहले दलित और पिछड़े लोग थे 70 के दशक में जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां पाई और छोटी मोटी नौकरी पाई, वो रहे पूरे साल, पूरी जिंदगी उन लोगों ने शहरों में बिताया, लेकिन तो किराए का कमरा खरीद के वो पूरी जिंदगी बिता दी, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा वो जाके गांव में खरीदा, या जो है खेत खरीदा, घर बनवाए, ट्रैक्टर खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे, लेकिन तो
अर्बन सेंटर में लोगों ने जो है घर नहीं खरीदे। इसको आप बहुत जगह देख सकते हैं। अभी नवीन भारती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, वो पीएचडी कर, वो वहां पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। उन्होंने एक रिसर्च किया है जिसमें शहरों के नए सेटलमेंट के बारे में बात किया कि बड़ोदरा कैसा है, सूरत कैसा है, और जो है कोलकाता कैसा है। तो उसमें पता चल रहा है कि जो शहर का कोर एरिया है 60%, कहीं 40%, उनमें किसी भी शेड्यूल कास्ट का घर नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन है। तो बेसिकली अर्बनाइजेशन जो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसमें जो है ये लॉट जो है पिछड़ रहा है, पीछे छूटता चला जा रहा है। तो मीन्स जब तक मॉडर्न एवेन्यूज आप कैप्चर नहीं करेंगे, तब तक जो है मीन्स सोसाइटी को आप तेजी के साथ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक ये प्रोसेस हो गई। एक जो इसके साथ साथ ही कुछ चीजें और भी चल रही हैं, वो एक है कि बॉटम मीन्स, ये तो टॉप लेवल की बात हो गई कि टॉप लेवल पे क्या हो रहा है। बॉटम पर भी देखने की कोशिश की जा रही है कि बॉटम पर इनइक्वलिटी कैसे जो है कैसे परपेचुएट हो रही है, और इन सब का जो है ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है, मैसिव इंपैक्ट। सो एक मैसिव इंपैक्ट जो दिखाई देता है वो देखा जा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की इनइक्वलिटी। सो कुछ कास्ट और कम्युनिटीज के लोग जो है जल्दी मर जा रहे हैं, और कुछ कास्ट एंड कम्युनिटीज के लोग जो है बाद में मर रहे हैं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मीन्स आइडिया से देखा जाए तो दलित महिलाएं जो है अपर कास्ट महिलाओं से 14 साल पहले मर जाती हैं ऑन एवरेज। ये जो है बड़ा डेटा है, और यूएन इसको लेकर बहुत सीवियर कंसर्न है। सो इसके पीछे ढेर सारे रीजन बताए जा रहे हैं, बट एक रीजन जो है बड़ा रीजन ये देखा जा रहा है कि माल नरिशमेंट एक मैसिव रीजन है। माल नरिशमेंट में केवल ये नहीं होता है कि मीन्स लोगों की खाने पीने की हैबिट बहुत चेंज हुई है, मीन्स रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत सीवियर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जैसे कि गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन सारी जगहों पर आर्य समाजियों का बहुत इम्पैक्ट रहा है। तो आर्य समाजियों ने मैसिव तरीके से, और फिर बाद में ढेर सारे छोटे छोटे बाबाओं ने तो मैसिव तरीके से वेजिटेरियनिज्म वगैरह का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिससे कि वेजिटेरियनिज्म एक्सेप्ट करने के बाद लोगों के साथ दिक्कत ये हुई है कि मीन्स प्रोटीनस फूड गायब हो गया। नॉन वेज इजिली प्रोटीनस होता, वो अवेलेबल होता, वो प्रोटीनस फूड गायब हो गया, जो कि किसी के मेंटल ग्रोथ के लिए और जो है बॉडी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके बदले में क्या आ गया कि आदमी जो है नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आलू चावल और गेहूं खा रहे हैं, जो कि केवल कार्बोहाइड्रेट इनरिच्ड फूड होता है। तो लोगों की शरीर तो हैवी हो जा रही, बट स्वस्थ नहीं है। सो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैसिव प्रॉब्लम है। इसी के साथ जो है जो इकोनॉमी का और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक और लेयर ऑफ इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है कि मिलेट्स नहीं अवेलेबल है फूड हैबिट में। मिलेट्स और मिनरल्स रिच जो फूड था वो पूरा का पूरा गायब हो गया। उसको पहले डिग्रेड कर दिया गया, करे जौ की रोटी खा रहे हैं या जो है बाजरे की रोटी खा रहे हैं, तो मीन्स उसको एक हीन भावना से देखने का नजरिया बना दिया गया। अब उसका जो है निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आना शुरू हो गया है। ऐसे ही कंटेम्प्रेरी टाइम में भी एक बड़ा बहुत मतलब मैसिव आने की कोशिश की जा रही है। वो चेंजेस ये है कि मीन्स लोगों को जो जानवर पालते हैं उनको हीन भावना से देखने का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। नॉर्दर्न इंडिया की बात मैं ज्यादा कर रहा हूं। तो अब जानवर अगर आदमी के घर पे एक रहता है तो कम से कम जो है उसको दूध इजिली अवेलेबल होता है कि साल भर में 6 महीने आपको दूध अवेलेबल हो जाएगा, घर का दूध है तो उसको खा पी रहे हैं। तो वो उससे जो है हेल्थ और ये मीन्स हेल्थ स्टेटस, हेल्थ की इनइक्वलिटी को वो मैनेज करता है। बट
अब इसको भी स्टेटस सिंबल बना दिया गया कि नहीं, आपके घर जानवर नहीं होना चाहिए, गाय नहीं होना चाहिए, कुत्ता होना चाहिए जो है। सो ये आइडिया जो मीन्स जिसको इलीट सेक्शन से परपेचुएट हो रहा, इसके मीन्स जो लोअर कास्ट हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, इन पर जो है सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इनके हेल्थ स्टेटस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनइक्वलिटी का एक डिबेट ये है। एक डिबेट जिस पर मैं काम करता हूं वो है कि स्टेटस इनइक्वलिटी कैसे जो है इंपैक्ट करती है। तो हम इसे देखते हैं कि स्टेटस इक्वलिटी का मतलब यह है कि सोसाइटी हमारी स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी होने की वजह से हमारे यहाँ कभी कभी लोगों के डिसीजंस जो है, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में डिसीजंस हमारे जो होते हैं वो उसके इकोनॉमिक कॉस्ट जुड़ी होती है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं उसका हमको नुकसान होगा या फायदा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कि लड़की को पढ़ाया जाना चाहिए या लड़की को जो है उसको दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाना चाहिए। तो पेरेंट्स के पास पैसा है लेकिन तो वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमको लड़की को इतना ज्यादा जो है पैसा इकट्ठा करना, बचा के रखना है कि पड़ोसी ने जितना दहेज दिया था उससे बेहतरीन हम लड़की की शादी करेंगे। सो ये जो है एक्चुअली ये स्टेटस का इशू है। स्टेटस का इशू ये है कि जिसमें हम अपने पोजीशन को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। शादियों को अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए तो यहां से बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि शादियां जिस तरीके से मैसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है मीन्स खर्चे कर रहे हैं लोग, शादियों पे कर्ज लेके कर रहे हैं। मीन्स कर्ज लेके लोग बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, कर्ज लेके शादियों पे बहुत जबरदस्त खर्चे किए जा रहे हैं। सो ये है बेसिकली स्टेटस प्रोटेक्ट करने का इशू। गांव में कोई एक आदमी ने जो है या पड़ोस में किसी ने जो है बहुत भव्य शादी कर दी थी तो दूसरा आदमी उसको देखेगा और कहेगा कि हाँ, हमें जो है हमें उनसे ज्यादा अच्छा करना है, तो उसके लिए चाहे जमीन बेचना पड़े या जो है ये करना पड़े। तो दैट इज स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। इसमें यह भी हो रहा है कि जो है बॉलीवुड और इनका बहुत सीवियर इंपैक्ट हो रहा है स्टेटस के आइडिया को पुश करने के लिए उस डायरेक्शन में। सो बेसिकली लोग जो है रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं अपना सोशल स्टेटस प्रोटेक्ट करने के लिए जिसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होता है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है स्टेटस प्रिजर्व करने के लिए मीन्स अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए सो लव मैरिज बहुत आसानी से एक्सेप्टेड होनी चाहिए क्योंकि उसमें सबसे कम कॉस्ट आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, दो लोगों ने शादी कर लिया आराम से चुपचाप, तो उसमें आपका जाता क्या है। लेकिन तो सोसाइटी हमारे यहाँ उसको इस वजह से रिजिड है क्योंकि उसको अपना स्टेटस शो करना है। स्टेटस शो करने के लिए जो है मीन्स सोसाइटी को कि ये सोचते हैं कि अच्छा 200 लोग हमारे यहाँ शादी में आते तो हम इतना बड़ा टेंट लगवाते और इतना बड़ा खाने की व्यवस्था करते। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक जस्ट 1 मिनट, एक और स्टेटस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें जिस पर बात जरूर होनी चाहिए वो है नॉर्दर्न इंडिया में सिविल सर्विसेज का बहुत जबरदस्त क्रेज। ये भी एक जो है स्टेटस से जुड़ा हुआ इशू है। और मीन्स प्रूडेंटली अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो 400, 500 या 1000 सीटें जो है पर ईयर सिविल सर्विसेज में आती हैं और उसके लिए हमारे यहाँ कम से कम मीन्स 20, 30 या 40, 30 लाख के आसपास स्टूडेंट लगातार प्रिपरेशन कर रहा है। उसको अगर प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट कर लीजिए सो किसी की भी प्रोबेबिलिटी मीन्स 0.00 में जाएगी सेलेक्ट होने में, मीन्स 0.00 में बहुत नीचे जाएगी। इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद भी लोग जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है। वो क्यों है? ये मोटा मोटा बहुत ज्यादा ये भी एक स्टेटस ड्रिवन इशू है कि हम जो है एक आदमी अगर हमारे उसमें सिविल सर्वेंट हो गया तो पूरा जो है हमारा भौकाल बना रहेगा,
मीन्स पूरे एरिया में या जिले में। सो ये पूरा आइडिया ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति जिसको आप पुश कर रहे हैं वो 32 साल, 34 साल, 35 साल, इवन 40 साल तक जब नहीं सेलेक्ट होता है तो उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। और मीन्स ये हो नहीं सकता कि एक साल जितने लोग अपीयर होते हैं उतने लोग भी नहीं सेलेक्ट हो सकते। सो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, स्टेटस इनइक्वालिटी का एक बड़ा इस तरह का भी डिबेट है, हम लोग जो है इसको देखते हैं इनइक्वालिटी। सो इसी के साथ मैं जो है कहूंगा, और अगर कोई सवाल हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद अरविंद जी। अभी हम कुछ सवाल लेंगे। ऑलरेडी 2-3 सवाल मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे, पहले हम उनको पूछ लेते हैं, फिर बाद में अगर इस दौरान कोई और भी सवाल पूछना चाहता है तो यहाँ पर कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। तो जो पहला सवाल ये है कि टू एड्रेस इनइक्वालिटी अंबेडकर मेजरली रिलाइड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फ्रॉम स्टेट। With the coming of large-scale privatization like education, jobs, and in medicine, and deepening inequality, what could be the strategic tools to address these large-scale challenges? तो ये सवाल है। देखिए, अंबेडकर का जो आइडिया था मीन्स एड्रेस इक्वलिटी, मैंने वो आपको बताया कि एक उनका जो आइडिया था मीन्स खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव बल्कि उसको कम कहा जाना चाहिए, उसको कॉमन्स ज्यादा कहा जाना चाहिए। एक आइडिया होता है कॉमन्स का मतलब यह है कि खुद जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कॉमन तरीके से क्रिएट की जाए और उसे जो है उसको उसको वहां पर लोग प्रोड्यूस करें और उसके थ्रू जो है मीन्स लोगों को नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मीन्स इंस्टेड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के टर्म में, वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट द फाइनल प्रोडक्ट विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ये अंबेडकर का आइडिया है रीडिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें जो है एक चीज ये देखे जाने की जरूरत है कि जो प्रेजेंट टाइम है मीन्स मॉडर्न पीरियड है जिसमें कि आपका मैसिव तरीके से वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, मीन्स स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स को और प्राइवेट एंटिटीज को वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हो रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि उससे लेके उस पर टैक्स लगा के और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो, उस रेवेन्यू के थ्रू जो है लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाए। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीजों की फैसिलिटीज क्रिएट की जाए। आप जब हम नरसिम्हा राव को पढ़ते हैं, नरसिम्हा राव पर जो राव को कहा जाता है कि उन्होंने जो है इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी, सो राव के जो है विचार में ये बात बहुत क्लियर थी कि जो भी वेल्थ जनरेट होगी, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि गवर्नमेंट बेच दे रही है चीजों को, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो बेच रही है उसका वो कर क्या रही है, यूज क्या कर रही है। सो अगर जो है वो पैसा जो जनरेट हो रहा है उसे लोगों को एजुकेट करने में खर्च किया जाता है, हेल्थ में लगाने में किया जाता है और हाउसिंग इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, then that should not be objectionable. So लार्जर आइडिया ये होना चाहिए कि जो फाइनल प्रोड्यूस है उसको कैसे जो है मीन्स कैसे एड्रेस किया जाए। सो आप देखेंगे पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी संख्या में जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ओपन कर पाई और आईआईटीज ओपन कर पाई। ये ढेर सारी चीजें बहुत पिछले 20 सालों में 2014 के पहले बहुत ये हुआ, ओपन हुआ सब कुछ। तो उसका वो ये सब ओपन इस वजह से हुआ क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट वाज एबल टू जनरेट द रेवेन्यू।
सो अभी की सिचुएशन में जो मीन्स अम्बेडकराइट आइडिया होगा, उस पे जो बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि टैक्सेशन ऑफ द रिच, रिच को के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगाया जाना चाहिए, और जो मनी जनरेट हो उस मनी से आप हेल्थ और पब्लिक एक्सपेंडिचर, हेल्थ और एजुकेशन, इन सारी चीजों पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाना चाहिए। एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देना चाहूंगा जो पिछली बार नहीं मतलब बात में आ पाया, वो है कि दुनिया भर में जो लोगों के तेजी के साथ मतलब ऐसा जो कारण आइडेंटिफाई किया गया है, एक कारण जो बहुत तेजी के साथ किसी को गरीब बना देता है, और वो है हेल्थ। अगर किसी में सारी चीज आप चला सकते हैं, शादी 1 साल बाद करेंगे, वो इधर उधर कर देंगे, लेकिन अगर किसी की किडनी फेल हो गई तो उसको जो है आपको अगले दिन ही उसको उसको ट्रांसप्लांट करवाना होगा, या 1 महीने में ही ट्रांसप्लांट करवाना होगा। सो अब हेल्थ एक ऐसा इशू है, और यूजुअली लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो लोग जो है अपना जमीन बेचते हैं, जो भी उनके पास होता है, गहने, ये जो भी वेल्थ होता है, कभी कभी तो मतलब बच्चों को लोग काम काम के लिए बेच देते हैं कि ठीक है हमको कुछ पैसा मिलेगा, उससे हम हेल्थ को इंप्रूव कर लेंगे। सो हेल्थ सेक्टर मीन्स एक रोबस्ट हेल्थ सेक्टर एक्चुअली लोगों को गरीबी से निकालता है और अनइक्वल इनइक्वलिटी बढ़ने से रोकता है सोसाइटी में। मीन्स रोबस्ट हेल्थ सेक्टर, इसको ब्रिटेन वगैरह में देख सकते हैं, ब्रिटेन में देख सकते हैं। अभी बांग्लादेश जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया इकोनॉमी के सेंस में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सारे फील्ड में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। उसका एक बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश ने मैसिवली हेल्थ सेक्टर पर इन्वेस्ट किया है। सो जब जब एक प्रॉपर वेल सेटल नेटवर्क होता है पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है मीन्स कोई भी दिक्कत होगी, यू वुड गेट एडमिटेड देयर, सो आपका वहां ट्रीटमेंट हो जाएगा। और आपको जो है मीन्स अगर पब्लिक इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, उनमें ट्रीटमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अपना जमीन जायदाद या कुछ चीजें नहीं बेचनी पड़ेंगी, या कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। जैसे मैं ब्रिटेन में देखता हूं, सो यहाँ जो है एनएचएस होता है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज होता है, जिसमें कि हर गांव में एक हॉस्पिटल होता है, हर लोकल मोहल्ले में एक हॉस्पिटल होगा एनएचएस का, और वहां जितने भी लोग रहेंगे, चाहे कोई XYZ बाहर से आने वाला भी व्यक्ति, यहाँ का व्यक्ति, सबका वहां एक रजिस्ट्रेशन होता है, एनएचएस नंबर होता है, और कहीं भी आपको दवा लेने के लिए एनएचएस नंबर पर ही जाना होता है। सो मान लीजिए कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां के एनएचएस में मैं रजिस्टर हूँ, कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो वो एनएचएस दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं वहां अपॉइंटमेंट बुक करूंगा, वो डॉक्टर हमको देखेगा या नर्स देखेगी, अगर कोई समस्या है तो फर्दर रेफर करेंगे। आगे हम कहीं तब तक नहीं दिखा सकते जब तक अपने लोकल एनएचएस वाले डॉक्टर से वहीं से शुरुआत करना पड़ता है। उसमें एक चीज और भी होता है कि इससे इनका पूरा एक डेटा रखा हुआ होता है लोगों का, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है पिछले साल उसका शुगर बढ़ गया था, सो वो डेटा इनके पास प्रिजर्व रहता है, और 1 साल बाद फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि हाँ आप अपना शुगर टेस्ट करवा लीजिए, पिछली बार आपका बढ़ गया था इस सीजन में। सो उससे क्या होता है, ट्रैक होता रहता है, लोग ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, तो बीमारियों से भी बचाव होता है, और साथ ही साथ जो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो हम लोगों को जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पर एक बहस चलनी चाहिए कि रोबस्ट हेल्थ सेक्टर की। हमारे यहाँ हुआ ये है कि हेल्थ सेक्टर टॉप से बना, पहले एम्स बना दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, रूरल बेल्ट को छोड़ दिया कि जो है वो तो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चलेगा। सो वो नहीं होना चाहिए था, मीन्स पहले बॉटम होना चाहिए। बॉटम पर अभी बहुत काम बाकी रह गया है कि बॉटम में अगर लोकल लोकल जगहों पर ग्राम पंचायत वाइज एक ग्राम पंचायत में एक अस्पताल जो है अगर बनने का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जी, एक सवाल और हमारे पास आया कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बहुजन एंटरप्रेन्योरशिप
एट माइक्रो और मैक्रो लेवल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि मतलब हाउ डू यू सी प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड स्कीम्स लाइक मुद्रा, स्किल डेवलपमेंट, जन धन, आयुष्मान भारत और ये जितनी भी योजनाएं हैं टू हम्म। एड्रेसिंग द इनक्वालिटी फ्रॉम द पॉलिसी परस्पेक्टिव। तो एक तो बहुजन एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, और ये जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं, ये क्या मतलब इसको इनक्वालिटी को एड्रेस गवर्नमेंट करने द्वारा में जो कामयाब होगी? नहीं, गवर्नमेंट द्वारा जो स्टार्टअप बिगिन किया गया, जिसमें एक स्टार्टअप ये था कि स्टैंड अप इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया जो है देखेंगे तो वो पूरा का पूरा मीन्स ऐसा मैसिव फेल्योर रहा है उसका कि अनबिलीवेबल बात है कि किस किस तरह से मैसिव फेल्योर रहा। अब इसको उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लोन नहीं देने, बैंक बैंक लोन नहीं दे रहे हैं लोगों को। और मीन्स इसमें इसमें मीन्स इस पर वेल वेल प्रॉपरली इस पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो मेन स्ट्रीम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जैसे कि जो है जो दूसरी पॉलिसी का आपने नाम लिया कि स्टार्टअप का नाम लिया, प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सक्लूसिवली SC ST के लिए बन रही पॉलिसी उस वही फेल हो जा रही है। जब वो फेल हो रही हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो जो नॉर्मल लोग सबके लिए जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज लोग कहां पर कैप्चर कर पाएंगे, वो नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो है कैप्चर नहीं कर पाने की वजह से ये क्लास बहुत मतलब बहुत नीचे की तरफ जो है गिरता जा रहा है। जो मोटा मोटा लोगों की समझ है वो है कि आपको मीन्स छोटी मोटी नौकरी पा लेना, उसमें जीवन बिता देना, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। हाँ, एक स्टेबिलिटी होती है कि 30,000 मिलेगा तो हर महीने मिलेगा। अगर आपको 1.5 लाख खरीद की जरूरत है, 5 लाख खरीदने की 5 लाख की जरूरत है तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। ये ढेर सारी चीजें हैं। बट इंटरप्रेन्योरशिप में जो है लोग बहुत पीछे रह गए हैं। और प्रोबेबली इंटरप्रेन्योर में ज्यादा पीछे इस वजह से रह गए, मुझे लगता है कि इसके लिए ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि दुनिया भर में अगर जहां जहां मैं देखता हूं वहां इंटरप्रेन्योरशिप जिस तरीके से बड़े इंटरप्रेन्योर्स डेवलप हुए हैं, मीन्स नया क्षेत्र तो आता ही है, लेकिन तो जो आदि फैमिलीज के ऑक्यूपेशन होते हैं उसको लोग मॉडर्नाइज करते हैं। अगर आप हथियारों के सौदागरों को देखेंगे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर, तो हथियारों के सौदागर आपको इस तरह दिखाएंगे, पता चला उनकी 5 पीढ़ी पहले लोग जो है हथियार बेचते थे, भाला बेचते थे। तो उन लोगों ने उसमें जो है मैसिव मॉडिफिकेशन किया। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो लोअर मीन्स दलितों और पिछड़ों के जो ऑक्यूपेशन थे उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया। और जब स्टिग्मेटाइज कर दिया गया तो लोगों ने उसको छोड़ना जो है बहुत उचित समझा। फॉर एग्जाम्पल कि चमड़े का काम है, ठीक है, चमड़े का काम दुनिया में बहुत मैसिव पैसे का काम है भाई। और हमारे यहाँ देखिए जो जो कम्युनिटी वो काम करती थी वो उसको इतना सोसाइटी में नीच दीनहीन बना दिया गया कि उसने छोड़ ही दिया आखिरकार। और जब वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं होगा। या इवन मीट का कारोबार है, मीट का कारोबार जो है इतना बड़ा दुनिया भर में जो है काम था, लेकिन तो जो मीट छोटे मोटे लोग जो काम करने वाले थे उनको पहले स्टिग्मेटाइज कर दिया। जब इन लोगों ने छोड़ दिया तो उन्होंने पकड़ लिया। आज की डेट में मीट एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ी इंदिरा नूई हैं, और जो है संगीत सोम जैसे लोग जो है मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बिजनेस, वो लोग उस बिजनेस में घुस गए। सो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अगर जो है जो जो ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें ऑलरेडी लोगों का नॉलेज है, नेटवर्क है और इस तरह की चीजें हैं, उसको अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है इनकारपोरेट करते हुए, कि ये नहीं है कि अगर जो है मीन्स लोगों को इस तरह सोचना शुरू करना चाहिए कि अगर मीन्स बड़े चमड़े का बिजनेस क्या खड़ा किया जा सकता है, क्या जो है अगर, क्योंकि उसमें आपके पास नेटवर्क रहेगा कि रॉ मटेरियल का नेटवर्क है आपका बना हुआ और इसके बाद नॉलेज होता है।
सो इस तरह की कुछ कुछ चीजों पर भी सोचना चाहिए। लार्जली अभी मैं और भी एक देख रहा हूं कि नॉर्दर्न इंडिया में पूरा जो है हाल फिलहाल में जो जो जानवर पालने का कल्चर था, छोटे छोटे जानवर की मुर्गी पालन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस था। 2000 तक पूरा आप दलितों पिछड़ों के गांव में जाएंगे तो हमेशा दिखाई देता था, हाँ 10-15 4-6 मुर्गी लोगों की लोग पाले हुए हैं। उसको बिल्कुल दिनहीन बना दिया गया, पहले उसे बिल्कुल बता दिया गया ये तो बहुत ही खराब काम है। ऑल ऑफ सडन 2000 आते आते जो है लोगों ने 2005 आते आते मुर्गी पालना बंद कर दिया। अब उसकी तो डिमांड तो मार्केट में है ही, सो जो है उसकी जगह पर बड़े बड़े अब फार्म आ गए जिसमें जो है आपके मीन्स जो आजकल चिकन मिल रहा है उसको वहां प्रोड्यूस किया जा रहा है। और वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, उसे अपर कास्ट, फार्म का मालिक अपर कास्ट है और उसमें जो आदमी मजदूरी करने वाला है वो कोई दलित और पिछड़ा है। तो इस तरह का भी मीन्स चेंजेज आ रहे हैं। तो जब इंटरप्रेन्योरशिप देखी जाती है तो इंटरप्रेन्योरशिप में ये थोड़ा सा इसको देखा जाता है, स्लाइटली जो है लोगों को पकड़ने की जरूरत है, पकड़ के रहने की जरूरत है। इस तरीके से नहीं देखने की जरूरत है कि अच्छा दूसरे ने कहा कि ये खराब है तो हम उसको खराब ही मान लें, तो उसे हम छोड़ दें। तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है जो है सोसाइटी में। जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को केवल वही करना चाहिए, बाकी के काम नहीं करना चाहिए, बाकी के एवेन्यूज नहीं तलाशना चाहिए, बाकी के एवेन्यूज भी तलाशने चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एवेन्यूज हैं उनको भी जो है हमें पकड़ने की जरूरत है और उनमें इनोवेशन करने की जरूरत है, मॉडर्न नए इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी और इस तरह का, और बड़ा जो है मीन्स उसको लार्ज स्केल पर सोचने की जरूरत है। सो अगर लार्ज स्केल पर सोचा जाएगा तो लोग अगर सोचना शुरू करेंगे तो प्रोबेबली चीजें बेहतरीन होंगी। जी, अभी हमारे साथी और भी कोई अगर सवाल पूछना चाहता है इस विषय में अरविंद जी से तो पूछ सकता है, वरना हम इस चर्चा को कुछ देर में 5-10 मिनट में हम यहाँ पर खत्म करेंगे। एक अंतिम सवाल जो मेरे पास अभी तक है वो है कि अंबेडकर जी ने मतलब जो है ओप्रेस्ड कम्युनिटी का मार्केट में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बात रखी थी कि खुद को मतलब कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अभी विद द लिमिटेशन ऑफ डिक्की या फिर दलित एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द अदर ऑप्शन फॉर डेमोक्रेटाइजिंग द मार्केट स्पेस, कैसे इसको किया जाए? देखिए मार्केट को तो मीन्स मार्केट की थियरी ही है कि वो जो है उसको कहते थे कि वो उसका अपना नेचुरल लॉ होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके लिए भी स्टेट ही लेजिस्लेट करता है। मार्केट को उसके लिए देखिए मीन्स मार्केट को सर्टेन लोग कैप्चर करते हैं, जो है उसमें पहले एंट्री करता है वो उसको उसे कैप्चर कर लेता है, और बाद में जो है जो एंट्री करते हैं वो पिछड़ जाते हैं। एक बड़ा जो है जो मार्केट फोर्सेस को कैप्चर करने का जो एक बड़ा साधन जो नया निकल के आ सकता है वो मुझे दिखाई देता है डायस्पोरा का, कि डायस्पोरा एक बड़े जो है बड़ी कम्युनिटी के तौर पर इमर्ज हुई है, दलितों की डायस्पोरा। लेकिन तो उसमें लोगों में मैं बहुत तू मैं चल रहा है कि डायस्पोरा जैसे पंजाब की डायस्पोरा दुनिया भर में सबसे ज्यादा है पंजाब से, वो लोग रविदासी धर्म को फॉलो करते हैं। अब लोग उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं कि जो है आप रविदासी क्यों फॉलो कर रहे हैं, जो है मीन्स आप लोगों को बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली लोग जो है डिबेट गलत जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो वो डायस्पोरा जो है आपकी उसके माध्यम से जो है बाकी लोगों को भी दुनिया भर में सेटल होना चाहिए, अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए। और जब आप ग्लोबल मार्केट में एक बार जो है एंट्री करना शुरू कर देंगे सो उसके प्रेशर में जो है इंटरनल मार्केट में भी चीजें इंप्रूव करेंगी, एक बड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क बनेगा और अपना ऑटोनॉमस पैरेलल जो है नेटवर्क बनेगा सप्लाई चेन का। ये एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो मैं ये देख रहा हूं कि जैसे डिक्की वो तो ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो उनका अपना एरिया है जो है, बट
बिजनेस केवल जो है रॉ मटेरियल का बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस आज की डेट में जो है बहुत ढेर सारी चीजों का बिजनेस है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें कि वेल्थ असेसमेंट और आपका मीन्स ये सब जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में पार्टिसिपेशन, ये सारे एरियाज भी हैं। सो लोगों को जो है थोड़ा सा एक्चुअली अलग अलग एरिया में डाइवर्सिफाई करना चाहिए खुद को, जो है खासकर यंगर जनरेशन को, कि लोग जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देते कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो है एमबीए की तरफ जा रहे हैं बड़े इंस्टीट्यूशन से, या इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी क्या पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा जो है इस डायरेक्शन में सोचे जाने की जरूरत है। इसमें एक ये हो सकता है कि यूथ की जगह जगह पर समिट वगैरह कराई जानी चाहिए यंग इंटरप्रेन्योर्स की, कि कहाँ जो है इंटरप्रेन्योर जब ढेर सारे लोग मिलेंगे तो आपस में जो है कोई कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी इस तरह बिल्डअप कर सकते हैं। वो छोटे छोटे चैप्टर्स बिगिन किए जा सकते हैं कि जो है गुजरात में मिल रहे हैं, मुंबई में मिल रहे हैं, या फिर जो है जयपुर में मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जो है अगर इस तरह का थोड़ा थोड़ा बिगिन करें तो हो सकता है कि जो है एक नेटवर्क बिल्डअप होना शुरू हो जाए लोगों का। इससे जो है फर्दर कुछ आगे रास्ता निकल सकता है। धन्यवाद अरविंद जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर जो इस चर्चा में अपने विचार रखे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अभी समकालीन जो बहस चल रही है कंटेम्प्रेरी इनोवेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर में बात की जानी चाहिए। और आपके जो सुझाव है वो तमाम तरह के सुझाव हो कि दलित एंटरप्रेन्योर को कैसे आगे आना चाहिए, तमाम समिट के माध्यम से हो या फिर मीटिंगों के माध्यम से हो। डीके के अलावा भी हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को मार्केट में जाने का मौका मिले, एंट्री में मौका मिले। और इन तरह की एंट्री से क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल मार्केट है वहां पर भी कुछ हलचल पैदा होगी, जिससे कि हमारे लोगों को फायदा होगा। तो ये चर्चा आज की बहुत ही सार्थक रही। मैं धन्यवाद देता हूं आपको और हमारे तमाम दर्शकों को जो इस चर्चा में जुड़े और इस चर्चा में मतलब इसको सुना। धन्यवाद अरविंद जी।